नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। मैं निकिता आपके साथ। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। मचाडो ने ट्रंप को दिया अपना नोबेल मेडल। ट्रंप ने मेडल किया स्वीकार। वेनेजुएला की विपक्षी नेता मारिया कोरिना मचाडो ने व्हाइट हाउस में हुई मुलाकात के दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अपना नोबेल शांति पुरस्कार का मेडल भेंट किया। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि यह उनके काम के लिए सम्मान का प्रतीक है। मचाडो ने बताया कि यह तोहफा वेनेजुएला के लोगों की आज़ादी के लिए ट्रंप की कोशिशों की सराहना में दिया गया है। हालांकि नोबेल संस्थान ने साफ किया है कि पुरस्कार ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। यह दोनों की पहली व्यक्तिगत मुलाकात थी जो 1 घंटे से ज्यादा चली। इसके बाद मचाडो ने कई अमेरिकी सीनेटरों से भी मुलाकात की। ट्रंप ने कहा कि फिलहाल मचाडो के पास देश का नेतृत्व करने के लिए पर्याप्त समर्थन नहीं है। महाराष्ट्र में फडणवीस की गेम चेंजर राजनीति। बीजेपी की जीत का सारा क्रेडिट फडणवीस को दिया जा रहा। बीएमसी और महाराष्ट्र के 28 नगर निगम चुनावों में भाजपा की जीत का सारा क्रेडिट मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को दिया जा रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि फडणवीस ने जिस तरह से इस चुनाव की माइक्रो प्लानिंग की, उसने विपक्ष की राजनीति को चित कर दिया। 30 साल बाद मुंबई में ठाकरे परिवार का महत्व घटना फडणवीस की रणनीतिक जीत मानी जा रही है। हालांकि बीजेपी के बाद ठाकरे परिवार की पार्टियां शिवसेना, यूबीटी और मनसे दूसरे नंबर पर हैं, लेकिन चर्चा मैदान में जीतने वाले की ही होती है। महाराष्ट्र निकाय चुनाव की तस्वीर जैसे जैसे साफ होती जा रही है, सोशल मीडिया पर फडणवीस को लेकर ट्वीट से लेकर कार्टून और मीम बनाने की बाढ़ आई हुई है। कोई उनको बीजेपी के नए चाणक्य के रूप में पेश कर रहा है, तो कोई उन्हें महाराष्ट्र के राजा के रूप में मुकुट पहनाकर पेश कर रहा है। विपक्षी पार्टियों में विभाजन भाजपा के लिए बना वरदान। विपक्षी वोट पूरी तरह बंट गए। महाराष्ट्र के नगर निगम चुनावों में बीजेपी शिंदे गठबंधन की बड़ी जीत के पीछे शिवसेना और एनसीपी का विभाजन सबसे बड़ा कारण माना जा रहा है। देवेंद्र फडणवीस की रणनीति से एकनाथ शिंदे और अजीत पवार का बीजेपी के साथ आना महायुति के लिए गेम चेंजर साबित हुआ और विपक्षी वोट पूरी तरह बंट गए। फडणवीस ने इस बार मोदी शाह जैसे राष्ट्रीय चेहरों की बजाय स्थानीय संगठन और नेताओं पर भरोसा किया। शिंदे गुट ने खुद को असली शिवसेना बताकर उद्धव और राज ठाकरे के मराठी वोट बैंक में सेंध लगाई। ठाकरे भाइयों का साथ आना देर से लिया गया फैसला साबित हुआ। कांग्रेस, शरद पवार गुट और अन्य विपक्षी दलों की आपसी खींचतान से महाविकास अघाड़ी कमजोर पड़ी। नतीजों में बीजेपी सबसे मजबूत पार्टी बनकर उभरी है। राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोपों पर बीजेपी का हमला। वरुण धवन का मीम शेयर कर उड़ाया मजाक। महाराष्ट्र नगर निगम चुनावों की मतगणना के बीच बीजेपी ने सोशल मीडिया पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी को निशाने पर लिया और चुनाव आयोग का बचाव किया। दरअसल राहुल गांधी ने वोट चोरी का आरोप लगाते हुए स्याही की गुणवत्ता पर सवाल उठाए थे और चुनाव आयोग पर लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया था। इस पर बीजेपी ने वरुण धवन के वायरल मीम का इस्तेमाल कर राहुल गांधी का मजाक उड़ाया और कहा कि वह हार से पहले ही बहाने ढूंढ रहे हैं। बीजेपी ने शुक्रवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर खानदानी चोर कहकर और अभिनेता वरुण धवन से जुड़े मौजूदा वायरल मीम का इस्तेमाल कर हमला किया। राहुल गांधी का मजाक उड़ाते हुए बीजेपी ने वरुण धवन की वायरल एक तरफा मुस्कान से प्रेरित एक मीम टेम्पलेट का इस्तेमाल किया और उसे मॉर्फ किया और कैप्शन में लिखा कि मम्मी में फिर से चुनाव हार गया। महायुति के पार्टी प्रवक्ताओं ने कांग्रेस पर बार बार चुनावी हार के बाद संस्थाओं को बदनाम करने का भी आरोप लगाया। बीएमसी चुनाव में स्याही की जगह मार्कर के इस्तेमाल पर राहुल गांधी का हमला। वोट चोरी एक राष्ट्र विरोधी कृत्य है। राहुल गांधी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बीएमसी चुनाव में स्याही की जगह मार्कर इस्तेमाल होने को वोट चोरी बताते हुए इसे लोकतंत्र पर हमला कहा है। उन्होंने शुक्रवार सुबह मुंबई अखबार में स्याही विवाद की रिपोर्ट को शेयर करते हुए लिखा कि चुनाव आयोग द्वारा नागरिकों को गुमराह करना ही हमारे लोकतंत्र में विश्वास के पतन का कारण है। वोट चोरी एक राष्ट्र विरोधी कृत्य है। बीएमसी चुनाव में बीजेपी और शिंदे ऐतिहासिक जीत की ओर। ठाकरे परिवार को सबसे बड़ा सियासी झटका। महाराष्ट्र के नगर निगम चुनावों में बीजेपी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना के गठबंधन ने बड़ी जीत दर्ज की है और बीएमसी पर कब्जा करके ठाकरे परिवार को बड़ा राजनीतिक झटका दिया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में बीजेपी ने मुंबई में 2017 के अपने प्रदर्शन से बेहतर नतीजे हासिल किए, जबकि शिंदे गुट ने भी गठबंधन को मजबूत बहुमत दिलाने में अहम भूमिका निभाई। इस जीत से दशकों बाद मुंबई में बीजेपी शिंदे सेना का मेयर बनने का रास्ता साफ हो गया है।
नतीजों से साफ है कि उद्धव और राज ठाकरे का साथ आना भी बीजेपी की बढ़त नहीं रोक सका। बीजेपी ने खुद को महाराष्ट्र की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में मजबूत किया है। वहीं कांग्रेस, पवार परिवार और ठाकरे ब्रांड का शहरी इलाकों में असर घटता दिखा है। कांग्रेस ने जीती धारावी। कांग्रेस उम्मीदवार आशा दीपक काले ने शिंदे गुट की वैशाली शेवाले को हराया। बीएमसी चुनाव में धारावी के वार्ड 183 से कांग्रेस उम्मीदवार आशा दीपक काले ने सबको चौंकाते हुए जीत हासिल की है। उन्होंने शिवसेना शिंदे गुट की उम्मीदवार वैशाली शेवाले को 1450 वोटों से हराया, जो पूर्व सांसद राहुल शेवाले की भाभी हैं। आशा काले ने अपनी जीत का क्रेडिट सांसद वर्षा गायकवाड़ और विधायक ज्योति गायकवाड़ तथा पार्टी कार्यकर्ताओं को दिया। धारावी, जो एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी बस्ती है, वहां कांग्रेस की यह पहली जीत रही। आशा काले एक सामाजिक कार्यकर्ता और साधारण पार्टी कार्यकर्ता रही हैं। इस क्षेत्र में अडानी समूह के रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट को लेकर नाराजगी भी इस नतीजे की बड़ी वजह बताई जा रही है। गौरी लंकेश हत्याकांड का आरोपी जालना से चुनाव जीता। वरिष्ठ पत्रकार गौरी लंकेश हत्या मामले के आरोपी श्रीकांत पांगाकर ने महाराष्ट्र के जालना नगर निगम चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में जीत दर्ज की है। उन्होंने वार्ड नंबर 13 से चुनाव लड़ा, जहां भाजपा और अन्य दलों के उम्मीदवार मैदान में थे, जबकि शिवसेना शिंदे गुट ने कोई प्रत्याशी नहीं उतारा था। पांगारकर पहले अविभाजित शिवसेना से 2001 से 2006 तक नगर परिषद सदस्य रह चुके हैं और बाद में हिंदू जन जागृति समिति से जुड़े थे। गौरी लंकेश की 2017 में बेंगलुरु में हत्या हुई थी और इस मामले में पांगारकर को गिरफ्तार किया गया था, जिन्हें सितंबर 2024 में कर्नाटक हाईकोर्ट से जमानत मिली थी। वे 2018 में एटीएस द्वारा बम और हथियार मामले में भी गिरफ्तार हुए थे। ओडिशा में युवक की पीट कर हत्या। युवक से जबरन जय श्री राम बुलवाया गया। ओडिशा के बालेश्वर में एक युवक की कथित तौर पर पीट कर हत्या किए जाने के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें से 2 के खिलाफ पहले से आपराधिक मामले दर्ज थे। इस घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ लोग युवक की पिटाई करते दिख रहे हैं और उससे जय श्री राम बुलवाया जा रहा है। सोशल मीडिया पर इसे मॉब लिंचिंग बताया जा रहा है। हालांकि पुलिस ने अभी इसकी पुष्टि नहीं की। मृतक की पहचान सदर थाना क्षेत्र के अस्तिया गांव निवासी शेख मुकंदर मोहम्मद के रूप में हुई है, जो एक गाड़ी में हेल्पर थे। पुलिस ने उन्हें गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया था, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। मृतक के भाई ने एफआईआर दर्ज कराई है, जिसमें 5 लोगों के नाम हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है। रुपया अब तक के सबसे निचले स्तर पर यूएस डॉलर के मुकाबले 90.84 पर बंद हुआ। कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों और विदेशी निवेशकों की लगातार बिकावली के बीच शुक्रवार 16 जनवरी को रुपया लगातार तीसरे सत्र में गिरावट के साथ अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 50 पैसे टूटकर अपने अब तक के सबसे निचले स्तर 90.84 अस्थायी पर बंद हुआ। इंटरबैंक फॉरेक्स बाजार में रुपया 90.37 पर खुला और दिन में 90.89 तक फिसला। इससे पहले बुधवार को भी यह 11 पैसे गिरकर 90.34 पर बंद हुआ था। कारोबारियों के मुताबिक दिसंबर 2025 में भारत का व्यापार घाटा बढ़कर 25.04 अरब डॉलर होने से भी रुपये पर दबाव बढ़ा है। विश्लेषकों का मानना है कि मजबूत डॉलर, एफआईआई का आउटफ्लो और कच्चे तेल की महंगाई के कारण रुपये में कमजोरी बनी रह सकती है। वहीं सेंसेक्स और निफ्टी मामूली बढ़त के साथ बंद हुए। चाबहार प्रोजेक्ट से बाहर निकला भारत। रिपोर्ट, मोदी फिर ट्रंप के आगे सरेंडर। कांग्रेस, ईरान के चाबहार पोर्ट प्रोजेक्ट से भारत के बाहर होने की खबरों के बीच सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दबाव में नरेंद्र मोदी सरकार ने चाबहार से अपना नियंत्रण छोड़ दिया है और इस दशकों पुरानी साझेदारी को लगभग खत्म कर दिया गया है। रिपोर्टों के मुताबिक अमेरिका ने सितंबर 2025 में चाबहार पर प्रतिबंध लगाए थे और 12 जनवरी 2026 को ट्रंप ने ईरान से व्यापार करने वाले देशों पर 25% टैरिफ लगाने की घोषणा की। चाबहार को विकसित करने वाली सरकारी कंपनी IPGL के बोर्ड ने इस्तीफा दे दिया और कंपनी की वेबसाइट भी बंद कर दी गई है। चाबहार पोर्ट भारत के लिए अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक बिना पाकिस्तान के रास्ते पहुंचने का अहम जरिया माना जाता है। कांग्रेस ने कहा है कि ट्रंप के दबाव में नरेंद्र मोदी ने ईरान के चाबहार पोर्ट से अपना कंट्रोल छोड़ दिया है और चुपके से वेबसाइट भी बंद करवा दी। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री पर हमला करते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर ट्रंप के आगे सरेंडर कर दिया है। हालांकि सरकार की ओर से आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा गया है कि भारत
चाबहार से बाहर निकला है या नहीं। राजस्थान एसआईआर में मुस्लिम वोटरों को हटाने का दबाव, बीएलओ का वीडियो वायरल। राजस्थान के जयपुर के हवा महल विधानसभा क्षेत्र में एक बीएलओ कीर्ति कुमार ने मुस्लिम वोटरों के नाम हटाने के दबाव का गंभीर आरोप लगाया है और आत्महत्या की धमकी तक दे दी। वायरल वीडियो में उन्होंने कहा कि उनसे 470 वोटरों के नाम हटाने को कहा जा रहा है जो अधिकतर मुस्लिम हैं, जबकि एसआईआर के दौरान उनकी जांच हो चुकी है। कीर्ति कुमार एक सरकारी स्कूल के शिक्षक हैं और उनका कहना है कि इतने कम समय में 470 फॉर्म की जांच करना असंभव है। रिपोर्ट के अनुसार बीजेपी एजेंटों ने आपत्तियां दर्ज कराई हैं। बीजेपी पार्षद सुरेश सैनी ने आरोपों से इनकार करते हुए कहा कि ये लोग वहां नहीं रहते। मामला नगर निकाय चुनाव से पहले सामने आया है। बीजेपी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की आधिकारिक घोषणा की। 19 जनवरी को नामांकन दाखिल किए जाएंगे। बीजेपी ने अपने नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया की आधिकारिक घोषणा कर दी है। यह जानकारी पार्टी के राष्ट्रीय चुनाव अधिकारी डॉक्टर के लक्ष्मण ने दी। बीजेपी के मुताबिक अध्यक्ष पद के लिए चुनाव प्रक्रिया 19 जनवरी से शुरू होकर 20 जनवरी 2026 तक पूरी हो जाएगी। 19 जनवरी को उम्मीदवारों के नामांकन दाखिल किए जाएंगे और उसी दिन नामांकन पत्रों की जांच भी की जाएगी। अगर एक से ज्यादा उम्मीदवार हुए तो 20 जनवरी को मतदान कराया जाएगा, लेकिन यदि केवल एक ही उम्मीदवार सामने आता है तो उसी दिन नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम की औपचारिक घोषणा कर दी जाएगी। फिलहाल बिहार से आने वाले नितिन नवीन पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं। इससे पहले जेपी नड्डा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, जिनका कार्यकाल खत्म होने के बाद उन्हें कई बार विस्तार दिया गया था। यूएनएससी में ईरान बोला, हिंसा अमेरिका और इसराइल के उकसावे का नतीजा है। अमेरिका की चेतावनी, हमारे पास इस स्थिति से निपटने के सभी विकल्प खुले हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की एक विशेष बैठक में ईरान ने अमेरिका और इसराइल पर देश में अशांति फैलाने की कोशिश का आरोप लगाया है। बीबीसी की एक रिपोर्ट के अनुसार संयुक्त राष्ट्र में ईरान के उप स्थायी प्रतिनिधि गुलाम हुसैन दर्जी ने कहा कि विरोध प्रदर्शनों में हुई हिंसा और खूनी घटनाएं अमेरिका और इसराइल के उकसावे का नतीजा हैं। उन्होंने प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई को लेकर अमेरिकी आरोपों को बेबुनियाद बताया और कहा कि अगर अमेरिका को मानवाधिकारों की चिंता है तो उसे मिनेसोटा में एक महिला की मौत के मामले पर ध्यान देना चाहिए। यह बैठक अमेरिका की मांग पर बुलाई गई थी। अमेरिकी प्रतिनिधि माइक वॉल्ट्ज ने ईरान पर मानवाधिकार उल्लंघन और आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगाया और कहा कि ईरान अपनी जनता से ज्यादा परमाणु और मिसाइल कार्यक्रमों को प्राथमिकता देता है। उन्होंने चेतावनी दी कि अमेरिका के पास इस स्थिति से निपटने के सभी विकल्प खुले हैं। अभी के लिए इतना ही। बाकी की देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.